हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जीआईसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जॉन कीट्स के क्वेश्चन पर नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये आपका जो टर्म है एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टर्म है। और जॉन कीट्स है तो उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन तो आपको उन पर तैयार करनी ही चाहिए। जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी हो गया, जॉन कीट्स एज ए सेंसुअस पोइट, तो इस तरह से करके जो उनके ऊपर बनते हैं उन क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। तो आज का क्वेश्चन हमारा नेगेटिव कैपेबिलिटी पर है, ओके, जो कि जॉन कीट्स का दिया हुआ टर्म है आपका। इसी पर हमारी डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस रहेगी आज के क्वेश्चन पर। होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे और भी लोग जुड़ सकें, ओके। और न्यू व्यूवर्स है तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अब आपके यहाँ पर जीआईसी लेक्चर में इसके भी आपको क्लासेस डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस की देखने को मिलेंगी, ओके। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे, ओके। Discuss the concept of negative capability and its significance in understanding Keats' poetry. ओके, तो आपको डिस्कस करना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी और उसके सिग्निफिकेंस को इन अंडरस्टैंडिंग कीट्स पोइट्री, कीट्स की पोइट्री को समझते हुए, ओके। तो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है नेगेटिव कैपेबिलिटी की, कीट्स की पोइट्री को समझने में किस तरह से नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आपका और ले लिया है, क्रिटिकली एग्जामिन द जॉन कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड एवेल्यूएट इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग हिज पोएटिक फिलॉसफी। तो जॉन कीट्स की जो आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी है, इसको आपको एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है एंड एवेल्यूएट इट्स सिग्निफिकेंस, और जो पोएटिक फिलॉसफी है उसको समझने में सिग्निफिकेंस को यहाँ पर एवेल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है उसका, ओके। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको कीट्स की जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, कैसे हम उनकी पोएट्री को समझने में मदद करता है, क्या है ये टर्म, इसी पर हमारा आज का ये क्वेश्चन है पूरा, ओके, क्लियर। चलिए आंसर राइटिंग की तरफ चलेंगे, ओके, लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज वन ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर आ गया, ऐसे नहीं होगा, ओके, ये पॉइंट नहीं होगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जॉन कीट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इंट्रो में बताएंगे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, इसकी किसने क्वाइन किया, कहाँ पर क्वाइन किया, तो ये सब चीज़ आप इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे, ओके। पहले तो नेगेटिव कैपेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन कीट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेगेटिव कैपेबिलिटी एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जॉन कीट्स का इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दिस कॉन्सेप्ट, कहाँ, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पर, इन अ लेटर, एक लेटर में, हिज ब्रदर, उनके जो अपने भाइयों को लिखा था उन्होंने, जॉर्ज एंड टॉम को, जो उनके ब्रदर थे उनको उन्होंने लिखा था इस एक लेटर में। कब लिखा था फिर बताएंगे आप, ऑन 21 दिसंबर 1817 में, 21 दिसंबर 1817 को कीट्स ने अपने भाइयों जॉर्ज एंड टॉम को एक लेटर में इस टर्म को लिखा था। वहाँ से ही आपका आया है टर्म, फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज़ किया था, यहाँ से आपने क्लियर किया, ओके। तो उन्होंने 21 दिसंबर 1817 को अपने भाइयों जॉर्ज और टॉम को, कीट्स को एक लिखे पत्र में इस कॉन्सेप्ट को लिखा था इन्होंने। कीट्स डिफाइंस इट एज द एबिलिटी ऑफ ग्रेट पोएट टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्री, डाउट विदाउट एनी इरिटेबल, रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, ओके। तो कीट्स ने इसको डिफाइन किया है, अब ये बताएंगे ना किसका मतलब क्या है, क्या किस इन्होंने कहाँ यूज़ किया, दिखाया, अब इसका क्या डिफाइन करते हैं, इसका मीन्स क्या है आपको बताएंगे। कीट्स के अनुसार कीट्स डिफाइंस इट एज द एबिलिटी ऑफ अ ग्रेट पोएट ऑफ रिमेन इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्री, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल, रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। तो जो कीट्स ने यहाँ पर डिफाइन किया एबिलिटी ऑफ अ ग्रेट पोइट, एक एबिलिटी, ग्रेट पोइट की एबिलिटी को दिखाया है कहाँ पर, इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्री एंड डाउट्स, जो अनसर्टेनिटीज़ हो गई, अनिश्चितताएं हो गई, रहस्य हो गए, और जो डाउट्स हो गए, संदेह हो गए, को बिना हर बात का तार्किक कारण या निश्चित उत्तर खोजे स्वीकार कर सके, ओके। कीट्स ने डिफाइन किया ये ग्रेट पोइट की एबिलिटी है, कैसे कि इनसर्टेनिटीज, मिस्ट्री एंड डाउट्स को विदाउट एनी इरिटेबल, रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, बिना कोई तार्किक कारण या निश्चित उत्तर खोजे उस चीज़ को एज इट इज स्वीकार कर लेना, एज इट इज स्वीकार कर लेना ही आपका ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ओके। यहाँ पर कीट्स क्या डिफाइन करते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर खोजना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, कुछ रहस्यों को स्वीकार करना ही सच्ची काव्य प्रतिभा होती है, ये होता है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि जो कोई चीज़ है, अगर कोई इंसान विंडो से बाहर झांक रहा है, नेचर को देख रहा है, उसकी नेचर को महसूस कर रहा है, अमली बहुत नेचर को महसूस कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उस पर तर्क करें, विचार करें, लेकिन एज इट इज़
जो है उस भाव को हम एक्सेप्ट करें, दैट इज़ द नेगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू किड्स। ओके, मतलब हर क्वेश्चन का उत्तर खोजना आवश्यक नहीं है किड्स के अनुसार। कुछ जो आपके डाउट्स हैं, रहस्य, अनसर्टेनिटीज़ हैं, को स्वीकार करना ही एक सच्ची काव्य प्रतिभा होती है। यही आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी है, आपने यहाँ पर दिखाया। कोई तर्क और रीज़न के बिना उसको स्वीकार कर लेना ही, अनसर्टेनिटीज़, मिस्ट्रीज और डाउट्स के साथ कोई भी रीज़न और फैक्ट और रीज़न के कर लेना ही आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। Thus, a true poet accepts uncertainty and mystery instead of seeing definite logical conclusion. Okay, तो इस प्रकार एक जो सच्चा कवि है वो निश्चित तार्किक निष्कर्षों की तलाश करने के बजाय अनिश्चितता और रहस्य को स्वीकार करता है। दस अ ट्रू पोएट, इस तरह से जो एक सच्चा कवि है, एक्सेप्ट करता है अनसर्टेनिटी एंड मिस्ट्री को इंस्टेड ऑफ सीकिंग डिफाइनाइट लॉजिकल कंक्लूजन। तो इस तरह से जो एक सच्चा कवि होता है वो निश्चित जो आपकी तार्किक निष्कर्षों की तलाश करने के बजाय जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, रहस्य हैं, आपकी मिस्ट्रीज हैं को वो स्वीकार करता है। ओके, तो ये ही आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी है किड्स ने यहाँ पर बताया कि नेगेटिव कैपेबिलिटी की अकॉर्डिंग टू किड्स क्या डेफिनेशन है, क्या है, और कहाँ पर इन्होंने क्वाइन, किसने क्वाइन किया और कहाँ पर इन्होंने क्वाइन किया, यहाँ पर आपने क्लियर किया इंट्रो में। तो यहाँ पर आपने इतना क्लियर किया। अब ओके, फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू किड्स इमेजिनेशन इज सुपीरियर टू रीजन। उनके किड्स के अनुसार जो इमेजिनेशन है वो सुपीरियर होती है रीजन से। तर्क से ज़्यादा आपकी जो इमेजिनेशन है वो सुपीरियर होती है। ही बिलीव दैट पोइट्री शुड नॉट प्रीच और provide philosophical answer, rather it should explore the beauty and complexity of human experience। तो उनका मानना था कि कविता को प्रीच नहीं करना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, या कोई फिलोसफिकल उत्तर नहीं देना चाहिए कविता को, बल्कि क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, बल्कि से मानव अनुभव की सुंदरता और जटिलता का पता लगाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किड्स का क्या कहना था, वो बिलीव करते थे कि पोइट्री को होना चाहिए, कोई उपदेश नहीं दे रही है पोइट्री, या फिर कोई आपको फिलोसफिकल आंसर नहीं देना चाहिए उस पोइट्री में, बल्कि क्या है, एक्सप्लोर करना चाहिए ब्यूटी और एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, से मानव अनुभव की सुंदरता और जटिलता का पता लगाना चाहिए। ओके, therefore negative capability become the foundation of his poetic philosophy and a hallmark of romanticism। तरह से therefore negative capability become बन गई foundation, नींव बन गई of his poetic philosophy, उनकी poetic philosophy की, and a hallmark of romanticism, और एक hallmark, वो एक पहचान बन गई आपकी romanticism की। ओके, तो ये negative capability क्या है, उन्होंने imagination को superior कहा है बजाय के reason के। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। The concept is clearly reflected in Keats' measure odes। हमें उनके वर्क्स में दिखाना है ना। अभी क्वेश्चन में हमने देखा कि उनके वर्क को समझते हुए कि कैसे उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को अपने वर्क्स में हाईलाइट किया है, दिखाया है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन किड्स मेजर ओड्स। जो कॉन्सेप्ट है ये आपका वो किड्स के जो आपके मेजर ओड्स हैं उसमें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। इन ओड टू अ नाइटिंगेल, जो इनका ओड टू अ नाइटिंगेल में इन्होंने पोइट मूव्स बिटवीन द पेनफुल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द आइडियल वर्ड ऑफ द नाइटिंगेल बट लीव्स द कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व्ड। ओके, यहाँ पर आप उनको वर्क को दिखाएंगे। कोई फेमस ओड है, उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इन ओड टू नाइटिंगेल में जो पोइट है वो मानव जीवन की दर्दनाक वास्तविकता, जो आपके नाइटिंगेल की आदर्श दुनिया के बीच में घूमता रहता है। पोइट मूव्स कर रहा है बिटवीन पेनफुल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ की पेनफुल रियलिटी है, मानव जीवन के दर्दनाक वास्तविकताएं जो हैं, और आइडियल वर्ड जो है, आइडियल वर्ड के बीच में ऑफ नाइटिंगेल वो झूलता रहता है, बट लीव्स द कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व्ड। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर, जो रियलिटी वास्तविकता और आइडियल वर्ड के बीच में वो झूल रहा है, कैसे पेनफुली रियलिटी के बीच में, बट लीव्स द कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व्ड, लेकिन संघर्ष को अनसुलझा छोड़ देता है। ओके, एंड इसी तरह सिमिलरली ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये हमने आपको दोनों ही पोएम हमारे चैनल में हमने पढ़ाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। और एलटी में हमने ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पर एक क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, आपको जीआईएस में भी आपके काम आएगा। ओके, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में भी इसी तरह उन्होंने फेमस लाइन जो उनकी है, ब्यूटी इज द ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी इनवाइट्स मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस
इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड ट्रूथ। ओके, जो आपका ओडाउन एग्रीशियन है, इसमें जो उनकी लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये इसमें कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है इस चीज़ का। किड्स इसमें ऑडियंस के ऊपर व्याख्या छोड़ देते हैं कि यही कारण है कि उनकी कविता रहस्य और कल्पना से भरपूर होती है। ओके, तो ये जो इन्वाइट्स मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है, इसमें एक आपका कोई एक चीज़ के लिए नहीं आप अर्थ लगा सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। इसमें जो है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है, बजाय कि प्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड ट्रूथ, एक फिक्स्ड ट्रूथ को दिखाने के बजाय इसका अर्थ निश्चित अर्थ नहीं निकाल कर को किड्स ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यही कारण है किड्स सेलिब्रेट्स मिस्ट्री एंड एम्बिग्विटी रादर देन सर्टेनिटी। यही कारण है कि उनकी कविताएं रहस्य और कल्पना से भरपूर होती हैं। ओके, ओट्स को दिखाया कि ओड ऑन ए नाइटिंगेल में उन्होंने कविता में कवि के एक मनुष्य के दुख, मृत्यु, पीड़ा को देखता है, और जबकि दूसरी ओर जो आपकी नाइटिंगेल के अमर और आनंदमय संसार की कल्पना करता है, लेकिन अंत में वह यह नहीं बताता कि कौन सा संसार श्रेष्ठ है। वह इस रहस्य को ऑडियंस पर ही छोड़ देता है कि यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि वो उस रहस्य को ऑडियंस पर छोड़ देता है कि कौन सा जीवन श्रेष्ठ है, तो ये स्पष्ट करके नहीं बताते हैं। तो यही आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसी तरह आपका ब्यूटी एंड ट्रूथ में कई इंटरप्रिटेशंस है इसके निकलते, कोई इस निश्चित अर्थ ना निकाल कर उन्हें ऑडियंस पर छोड़ दिया। तो यही इनका एक नेगेटिव कैपेबिलिटी हमें उनके ओट्स पर दिखाई देती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी आल्सो एक्सप्लेन किड्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। नेगेटिव कैपेबिलिटी है जो दिखाती है, क्या दिखाती है? इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री को भी स्पष्ट करती है आपके किड्स की। कैसे? ही बिलीव दैट पोइट शुड फॉरगेट हिज ओन आइडेंटिटी एंड completely merge with the object of contemplation। ओके, उनका मानना था कि कवि को अपनी पहचान भूल जानी चाहिए। ही बिलीव डैट पोइट शुड फॉरगेट हिज ओन आइडेंटिटी। यहाँ पर आप बताएंगे कि कवि को अपनी आइडेंटिटी भूल जानी चाहिए, कंप्लीटली मर्ज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, और अपनी आइडेंटिटी भूल कर उसे चिंतन की वस्तु के साथ पूरी तरह, जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ पूरी तरह से उस पर विलीन हो जाना चाहिए। उनके मीन्स क्या है कहने का? उनका किड्स का मानना था कि कवि को अपने ईगो, अपने अहम को भूल कर स्वयं में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, मीन्स है। ओके, यही कारण है कि जो किड्स की कविता कवि स्वयं कम दिखाई देते हैं और सौंदर्य और प्रकृति तथा अनुभव अधिक प्रमुख बन जाते हैं। ओके, है कि आपको अपने अहम को, ईगो को हटा करके वो उसमें ऑब्जेक्ट में बिल्कुल विलीन हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। ओके, अनलाइक वर्ड्सवर्थ हु ऑफन एक्सप्रेस हिज ओन पर्सनैलिटी। और आप वर्ड्सवर्थ का लगा देंगे कि वर्ड्सवर्थ, जैसे कि वर्ड्सवर्थ को बता रहे हैं कि वो हु ऑफन एक्सप्रेस हिज ओन पर्सनैलिटी, वो अक्सर अपने ही विचार को पोइट्री पर दिखाते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आप दिखा देंगे कि वर्ड्सवर्थ इसके विपरीत दिखाया उन्होंने कि वर्ड्सवर्थ इज ऑफन एक्सप्रेस हिज ओन पर्सनैलिटी। वर्ड्सवर्थ इसके विपरीत जो अक्सर अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं। और किड्स अलाउज द सब्जेक्ट इटसेल्फ टू डोमिनेट द पोएम। किड्स विषय को ही कविता पर हावी होने देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है? किड्स अलाउ द सब्जेक्ट इटसेल्फ टू डोमिनेट द पोएम, और किड्स के अनुसार जो है सब्जेक्ट को अलाउ करते हैं डोमिनेट करने के लिए पोइट्री में। ओके, तो यही कारण है किड्स की कविताओं में हमें कवि स्वयं कम दिखाई देते हैं और सौंदर्य, प्रकृति तथा अनुभव अधिक प्रमुख बन जाते हैं उनकी पोएम में। ओके, तो यहाँ पर आपने उनकी इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री को भी यहाँ पर आपने मेंशन किया। क्लियर? चलिए कुछ क्रिटिकल कमेंट्स के थ्रू बात करेंगे। एसी ब्रैडली का हम लोग लगाएंगे। देखिए कुछ याद करने पड़ेंगे, हमने बताया, नोट डाउन करते चलिए, और इनको कोटेशंस है, कॉमेंट्स है, क्रिटिकल याद कर लीजिए। मेन तो आप हर एक राइटर्स के लिए उससे याद करके, नोट डाउन करके, याद करके वो चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, लिखते लिखते लेक्चर देख के अपने आप लिखने में कोशिश करिए तो अपने आप हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। एसी ब्रैडली ऑब्जर्व दैट नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। एसी ब्रैडली ने कहा है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक जो ग्रेट पोएट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वो पोएटिक इमेजिनेशन की सर्वोच्च गुण होता है, सबसे प्रमुख विशेषता होती है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन होती है आपकी नेगेटिव कैपेबिलिटी। पोएटिक इमेजिनेशन की हाईएस्ट क्वालिटी है आपकी नेगेटिव कैपेबिलिटी। आगे बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रैडली के अनुसार किड्स की ग्रेटनेस जो है लाइज इन हिज एबिलिटी, जो उनकी ग्रेटनेस महानता है वो कहाँ पर छुपी हुई है? उनकी एबिलिटी जो है सरेंडर हिज पर्सनल ईगो, सरेंडर करते अपने पर्सनल ईगो को, एंड एम्ब्रेस लाइफ इन ऑल इट्स मिस्ट्री कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट फोर्सिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो और वो एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं मिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सिटी को, लाइफ की मिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सिटी को, बिना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के, तर्क के। ओके, तो यहाँ पर आपका एसी ब्रैडली को कमेंट लगाएंगे कि एसी ब्रैडली ने कहा है कि
नेगेटिव कैपेबिलिटी को एक महान कवि की सबसे बड़ी विशेषता बताई है आपके एसी ब्रैडली ने। वो कहा है कि कीट्स की महानता यही है कि इस बात पर है कि वो अपने अहम को, अपने पर्सनल ईगो छोड़कर जीवन के जो मिस्ट्रीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, जीवन के जो रहस्य और जीवन के जो रहस्य हैं उनको सहजता से स्वीकार करते हैं। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर एसी ब्रैडली को कमेंट लगा देंगे। उन्होंने प्रेस किया है इस तरह से आपके नेगेटिव कैपेबिलिटी को कीट्स की। ओके, अब आप टी.एस. एलियट का रिमार्क भी लगा के दिखा देंगे। टी.एस. एलियट ने क्या कहा है? टी.एस. एलियट का ये है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी इज अ सीरियस ब्लेमिश इन एन अदरवाइज ब्यूटीफुल पोएम। ओके, ये कमेंट आप टी.एस. एलियट का लगाएंगे कि टी.एस. एलियट ने कहा है कि टी.एस. एलियट किड्स की प्रशंसा की है, लेकिन उनकी जो ये लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी, इस लाइन को उन्होंने की आलोचना की है। किड्स की यहाँ वो प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो इस ये आपकी उनकी लाइन है ओडोन अग्रेशन की ब्यूटी इज़ ट्रूथ ट्रूथ इज़ ब्यूटी, इसको सीरियस ब्लेमिस कहते हैं, सीरियस ब्लेमिस। ओके, गंभीर दोष, सीरियस ब्लेमिस गंभीर दोष कहा है। ओके, इस लाइन्स को क्या ऐसे कहा है, इसको भी आप जस्टिफाई कर देंगे। क्लियर, टी.एस. एलियट एडमायर्ड किड्स बट क्रिटिसाइज द लाइन ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। टी.एस. एलियट जो है किड्स की प्रशंसा की है, एडमायर करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बट क्रिटिसाइज करते हैं इनकी इस लाइन को, ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ इज ब्यूटी एज फिलोसफिकल अनक्लियर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये आपकी फिलोसफिकल अनक्लियर है। ही बिलीव दैट ब्यूटी एंड ट्रूथ आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। उनके अनुसार क्या है, उनका मानना था कि ब्यूटी और जो ट्रूथ है वो हमेशा समान नहीं होते हैं। आपके टी.एस. एलियट का आप एक पॉजिटिव कमेंट लगाया तो एक नेगेटिव लगा देंगे कि एडमायर करते हैं आपके किड्स को, बट इस लाइन से वो सहमत नहीं थे क्योंकि ही बिलीव दैट ब्यूटी एंड ट्रूथ आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। उनका मानना था कि सौंदर्य और सत्य हमेशा समान नहीं होते हैं। द स्टेटमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसलिए जो स्टेटमेंट को सार्वभौमिक सत्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ है के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ओके, टी.एस. एलियट का भी यहाँ पे कमेंट लगा के दिखाएंगे कि वो उनका कहना है, उनके अनुसार कि जो स्टेटमेंट है वो दार्शनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। सौंदर्य और सत्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं माना जा सकता है। इसी कारण से इस लाइन को उन्होंने क्या कहा है, अ सीरियस ब्लेमिश इन एन अदरवाइज ब्यूटीफुल पोएम, एक अत्यंत सुंदर कविता का गंभीर दोष कहा है आपकी इस लाइन को। किसने? टी.एस. एलियट ने। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो आपने पॉजिटिव लगाया, प्रेस किया, और एक आप उन्हें एडमायर करते हैं, बट उन्होंने इस लाइन को क्या कहा है इस पर आप लगा देंगे। फिर नेक्स्ट, ओके, इतना क्लियर हुआ, क्रिटिकल कमेंट लगाया आपने, फिर नेक्स्ट आप कंक्लूजन देकर एंड कर देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। Despite some criticism, negative capability remains the key to understanding Keats' poetry. Okay, यद्यपि कुछ क्रिटिक्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी की आलोचना की है, फिर भी यह कीट्स की कविता को समझने की सबसे महत्वपूर्ण आपकी एक कुंजी है। एक की है आपके कीट्स को पोइट्री को समझने की। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स हिज फेथ इन इमेजिनेशन, ब्यूटी एंड मिस्ट्री, मेकिंग इट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिक एस्थेटिक्स। ओके, तो यह उनकी कल्पना हो गया, सौंदर्य बोध हो गया, रहस्य के प्रति आस्था को व्यक्त करती है, और इसी कारण इसे रोमांटिसिज्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर आपने बताया, कंक्लूजन देंगे, कुछ आलोचनाओं के बाद भी नेगेटिव कैपेबिलिटी किड्स की कविता को समझने की आपकी की है एक, एंड रोमांटिसिज्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल में से एक आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी बन जाता है, क्योंकि यहाँ उनकी कल्पना, सौंदर्य बोध और रहस्य के प्रति आस्था को, जो कि यहाँ पर रोमांटिसिज्म को व्यक्त करता है, और इसे रोमांटिसिज्म के सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी को, जो कि हमें किड्स की पोएम में बखूबी देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण कुंजी है, एक की है आपकी किड्स की पोइट्री की। ओके, क्लियर हुआ क्या है नेगेटिव कैपेबिलिटी, कहाँ कैसे यूज़ किया है उन्होंने अपने वर्क्स में, एंड क्या ओपिनियन थी इसके लिए आपके क्रिटिक्स की, एंड कहाँ पर इसको क्वाइन किया गया। फर्स्टली ऑल पॉइंट्स हमने नेगेटिव कैपेबिलिटी के इसमें कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको क्लियर हुई होगी, क्लास समझ में आई हुई होगी। कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना, और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और न्यू व्यूअर्स है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जीआईसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपके यहाँ पर हो रही है ब्राइट वर्स एकेडमी में, वाईटी पर ही हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।